गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डीएलएड विज्ञान शिक्षण 4th सेमेस्टर में आज हम एक नया टॉपिक जिसके बारे में आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा और जैसा कि आप लोगों ने एटमॉस्फेयर में वातावरण में इस प्रकार की परिस्थिति को देखा होगा और उस टॉपिक का नाम है जैव विकास। अर्थात इस धरती पर इस प्रकार के वातावरण में बहुत से जीव जंतु जो है अपनी भूमिका को या अपने जीवन की उत्पत्ति को बनाए रखने का सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। अर्थात कोई भी जीव जंतु जो है इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में अपने आप को जीवित रखने के लिए अधिक से अधिक प्रयासरत होता है और अपने तरह की नई पीढ़ी को बनाए रखने का भी वो प्रयास करता है, क्योंकि जो इस प्रकार के वातावरण में जिसकी उत्पत्ति हुई है वह एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, उसको समाप्त होना निश्चित होता है। इसलिए वह क्या करता है कि अपने समान नए जीवों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है ताकि वह इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में, इस प्रकार के वातावरण में अपने आप को जीवित रह सके। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत जो मैंने शुरू किया है जैव विकास, इसमें मैंने आपको नाम दिया है डार्विनवाद। अर्थात जैव विकास की जो परिकल्पना है, जो उत्पत्ति का संसाधन है, उसमें सबसे पहला नाम आता है डार्विनवाद का सिद्धांत। डार्विनवाद के सिद्धांत को मैंने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के अंतर्गत इंडिकेट किया है। डार्विनवाद के सिद्धांत वह कहता क्या है कि अस्तित्व की रक्षा करना। अर्थात कोई भी प्राणी जो इस पृथ्वी पर रहता है, निवास करता है, वह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अनेक प्रकार से प्रयासरत है, संघर्षशील है। दूसरा मैंने कहा परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना। अर्थात जितने भी जीव जंतु इस धरती पे उत्पन्न हुए हैं वो क्या करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर होता है, अपने आप को जीवित रखने के लिए उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल रहते हैं और इस बदलने के परिणाम स्वरूप उनमें काफी परिवर्तन होता है। और तीसरा मैंने लिखा है जीवन संघर्ष। अर्थात डार्विनवाद का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसे कह सकते हैं। डार्विन ने कहा कि जीवन संघर्ष, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु इस धरती पर अपने जीवन को जीवित रखने के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, वहां की सारी चीजें ध्वस्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो जीव जंतु हैं उस बाढ़ से बचने के लिए वहां से पलायन करना शुरू कर देते हैं और उस स्थान को ढूंढने का प्रयास करते हैं जहां पे वे लोग जीवित रह सकें। अर्थात अपने जीवन को बचाए रखने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहते हैं और अपने जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। यह डार्विनवाद का जो सिद्धांत है एक प्रकार के नेचुरल सिद्धांत पर डिपेंड करता है। डार्विन ने एक स्पष्ट बात कही थी, इस एटमॉस्फेयर के अनुकूल जो जीव जंतु रहेगा वही यहाँ पर जीवित रह सकता है। जो प्राणी कमजोर हो जाएगा, जो अपने आप को इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जीवित नहीं रख पाएगा या अपने आप को अनुकूलन नहीं कर पाएगा, वह एक न एक दिन क्या हो जाएगा, इस धरती से, इस प्रकार के एटमॉस्फेयर से वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसको अपने सिद्धांत को उन्होंने अपनी एक पुस्तक के माध्यम से स्पष्ट किया। उस पुस्तक का नाम है, यहाँ पे लिखा है मैंने, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। इस पुस्तक को उन्होंने सन 1859 में लिखा था और जो इनका डार्विन का सिद्धांत था वह उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक वर्ण या चयन। इसका मतलब कि प्रकृति जिसका चयन करती है, प्रकृति जिसका वर्ण करती है, वही प्राणी इस धरती पर जीवित रह सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से जो अपने सिद्धांत को सही करने के लिए, यानी कि स्पष्ट करने के लिए, उन्होंने कुछ बिंदुओं पर विचार करने के लिए कहा और वो बिंदु मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। पहला मैंने इंडिकेट किया है प्रचुर क्षमता। अर्थात कोई भी जीव जंतु इस धरती पे जो उत्पन्न हुआ है वह क्या करता है, प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रकार की नई प्रजातियों को क्या करता है, विकसित करता है। और उसके विकास की जो प्रक्रिया होती है कैसी होती है, प्रचुर मात्रा में होती है ताकि उस प्रकार के नए जीव इस धरती पर
विद्यमान रह सके। दूसरा मैंने लिखा है जीवन संघर्ष। कोई भी प्राणी, छोटा से छोटा प्राणी, बड़ा से बड़ा प्राणी अपने आप को इस धरती पर जीवित रखने के लिए हमेशा संघर्षशील रहता है ताकि उस प्रकार के जीव इस धरती पर बने रह सके। अब देखिए तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है भिन्नताएं एवं वंशागति। भिन्नताएं अर्थात आप लोगों ने देखा होगा एक पीढ़ी बाद दूसरी पीढ़ी आती है, फिर तीसरी पीढ़ी आती है। जब कई पीढ़ियां बदल जाती हैं तो उस जीव में काफी परिवर्तन होने लगते हैं। अर्थात जो पहली पीढ़ी होती है उसके बाद की पीढ़ी में आप लोगों को क्या मिलेगा, भिन्नताएं मिलेंगी। तो इसी को इन्होंने लिखा है विभिन्नताएं एवं वंशागति, यानी कि अपने वंश को एटमॉस्फेयर के अनुकूल बनाने के लिए उसमें निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। उनमें भिन्नताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। और चौथा मैंने पॉइंट कहा है वातावरण में परिवर्तन। देखिए मैंने एक चीज स्पष्ट किया कि जो डार्विनवाद का सिद्धांत है वो प्राकृतिक चयन पर डिपेंड करता है। अर्थात उन्होंने कहा कि जितने भी जीव जंतु हैं वह किस पर डिपेंड है, वो नेचर पे यानी कि प्रकृति पे डिपेंड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वातावरण में परिवर्तन। और इस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर है, जो धरती का वातावरण है, वह निरंतर क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो जीव जंतु भी इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी जीव यानी कि उनका जो जीवन है यहाँ पर हमेशा बना रहे। अब पांचवा पॉइंट उन्होंने लिखा है योग्यता जीवों का चयन। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो जीव जंतु योग्य होंगे अर्थात जिनकी योग्यता अधिक होगी उसी प्रकार के प्राणी इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। योग्यता की उन्होंने क्यों बात की, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा जो जंगल के रूल्स होते हैं, जंगल के नियम होते हैं। जैसे शेर अगर किसी उन्मेष पर राज करता है और जो कमजोर शेर रहता है वह क्या करता है, उसको वहां से मार के भगा देता है। अर्थात वहां पर योग्यता की बात होती है। जो योग्य होता है उसी से हम लोग योग्य जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। अर्थात जो अयोग्य होता है, अयोग्यता अगली पीढ़ी में जाएगी। इसके डार्विन ने कहा कि योग्य पीढ़ी को ही आगे बढ़ाते रहना चाहिए ताकि योग्य प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हमेशा बनी रहे। और लास्ट इन्होंने कहा नई जाति की उत्पत्ति। इन्होंने कहा कि समय परिवर्तित होता रहता है, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बदलाव होता रहता है और इस बदलाव का परिणाम होता है कि जितने भी जीव जंतु इस धरती पे उत्पन्न होते हैं उसमें समय के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नई जातियों की उत्पत्ति होती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी जो है फिगर के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि जो बकरी प्रजाति जो छोटी थी उसके गर्दन जो है क्या हुआ करते थे, छोटे हुआ करते थे। वे पेड़ पौधे पे अपना जो है जीवन यापन करते थे। लेकिन समय बदलता चला गया। जब धरती पर पेड़ पौधे या छोटे छोटे पौधे उनको मिलना बंद हो गए तो उन्होंने अपनी गर्दन को ऊंचा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कई पीढ़ी के पश्चात जिराफ की उत्पत्ति हुई जिसकी गर्दन बहुत लंबी पाई जाती है। तो इस प्रकार से डार्विनवाद ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि इस प्रकार के वातावरण में जो हम लोग जीवित रहते हैं, हमारे में नई पीढ़ी जो आती रहती है वह पुरानी पीढ़ी से भिन्न होती है। उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता चला जाता है और नए जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। और दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट किया कि जो जीवन हम लोग जी रहे हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, काफी संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप भी हम अपने आप को इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में, इस प्रकार के वातावरण में जो है अपने आप को अनुकूलित करके यहाँ पे जीवित रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बाद प्रोसेस को बताने का प्रयास करेंगे।